ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कर चुके थे, ठीक है ना। अब आज क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम क्या कर चुके थे? बोर्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड वाला जो भी कर रहा था वो ऑब्वियसली आपका नहीं आ रहा है, आपका बोर्ड से आ रहा है। मगर डुअल नेचर ऑफ लाइट आ रहा है, तो पार्टिकल और वेव नेचर जरूर करना, जरूर वीडियो देखना आप, ठीक है। और बोर मॉडल ऑफ एटम कर चुके थे, मगर उसमें कुछ ना कुछ डीमेरिट्स थे, क्या ड्रॉबैक्स थे उसके, क्या समझ लो कि वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो चीज देखते हैं ऑब्वियसली। उनका सबसे कारगर था अभी तक का, जितने भी मॉडल आए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, मगर फिर भी कुछ कमियां थी। वो देखते हैं क्या थी, देखो। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ability of atoms to form molecules of by chemical bond। ठीक है, तो सिंपली क्या कह रहा है, केमिकल बॉन्ड से ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं एटम्स, जैसे O2C Cl2 हो गए, ठीक है। ये कंबाइन होके केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये एटम्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, वो चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है आपका? दूसरा ड्रॉबैक आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे मिक्स एलिमेंट है। सिंपली वो स्पेक्ट्रल लाइन से है कि सिंपली आप देखोगे तो क्या नहीं बता पाएंगे कि फाइनल डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, फाइनल डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे कि और बताता हूं, जैसे कि वो सिर्फ एक तरह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो हो रहा था उसके थ्रू उन्होंने बता दिया कि भाई हाँ भाई ये स्पेक्ट्रम हो रहा है ना। मगर जैसे कि हीलियम हो गया या लिथियम हो गया, इनका स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, इनका स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक, ये सिर्फ इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि रेडियस आप मेजर कर सकते हो। आपने देखा है जैसे रेडियस आप मेजर कर सकते थे, बाकी रेडबर्ग कांस्टेंट था उससे आप पता कर सकते थे ये रेंज है ये रेंज है। मगर स्पेक्ट्रल लाइंस ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जैसे कि मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के। और चीज क्या कर पाए थे, जैसे कि जो आपके स्पेक्ट्रल लाइंस जैसे ये जा रही है, ठीक है, जैसे इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट में डालते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब जीमेन इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब जीमेन इफेक्ट, ठीक है। और स्टार्क इफेक्ट यहाँ पर जो है, ठीक है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाल दी, जो कि स्पेक्ट्रल लाइंस है। एक बार हमने मैग्नेटिक फील्ड डाला या एक बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट हो जाती थी। जैसे सिंपली एक लाइन जो है ये स्प्लिट हो जा रही है, ठीक है, जस्ट द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें थी, ये दो चीजें जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है बोर्ड्स, ठीक। अब इसको अच्छा करने के लिए, मतलब सिंपली जो जो कमियां थी, जो फाइनल डिटेल थी, ये सब चीजें, वो चीजें कैसे थोड़ी आगे और बढ़ी क्वांटम के थ्योरी में। और वो क्वांटम थ्योरी क्या है, मॉडल ऑफ एटम जो थोड़ी न्यू है, मॉडर्न है, उसमें क्या है वो देखो। सबसे पहली चीज तो आपका डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर है। ठीक है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में आपको सिंपली एक इक्वेशन याद रखनी है, लैम्डा मींस वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन p, या कह लो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो सिंपली जो डी ब्रोगली थे, ठीक है, इन्होंने कहा जैसे रेडिएशन में फोटोन के पास वेवलेंथ होता है, ठीक है, वेवलेंथ होता है, फिर ऑब्वियसली उसका वेलोसिटी भी होती है ना। वो आपको पता, मतलब वेव नेचर जो कराया मैंने आपको पता है। तो सिमिलरली इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, ठीक है, वो रिवॉल्व कर रही है, तो ऑब्वियसली उसके पास वेलोसिटी भी है, ठीक है, वेवलेंथ भी है। और ये वेवलेंथ कैसे पता चला कि जो डिफ्रैक्शन एक वेव डिफ्रैक्शन एक प्रोसेस है, सिंपली फिनोमिना है जो कि वेव नेचर में हम देखते हैं। तो वो इसीलिए इन्होंने बताया कि जैसे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होते हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होते हैं। इसलिए इन्होंने बताया डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर सिंपली यहाँ पर बात हो रही है कि एटम्स, और एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सिंपली बताया कि वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन p, दैट इज h अपॉन में mv मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो ये थी डी ब्रोगली की इक्वेशन। इसके बेस पे अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके बेस पे आपके क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, बाकी रीजन आपको मैं समझा चुका हूँ कि डुअल नेचर क्यों है फोटोन के साथ कंपेयर करके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे बढ़ो तो हेल्सेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
अब इन्होंने आगे इसी को फॉरवर्ड करके कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किस पोजीशन पे है, ठीक है, या फिर कह लो उसकी क्या वेलोसिटी है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितनी वेलोसिटी है उसकी या कौन से पोजीशन पे है। हाँ मतलब इतनी एक्यूरेसी हमारे पास नहीं है, इसीलिए इन्होंने डेल लगाया। डेल मतलब ये डिफरेंस वाला ही, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और मतलब अच्छे से करूं तो ये इसको और ये हो सकता है एम, सॉरी इसको मास ही रहने दो, मास तो एक ही का है, वेलोसिटी चेंज होगा h/4 पाई, तो ये डेल एक्स, ये x को छोटा ही रखो कंफ्यूजन नहीं होगी, और डेल v इक्वल टू h, यहाँ पे ऐसे कर लो 4 पाई m। तो ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। ये सिंपली ये कह देता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर वेलोसिटी पता करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए ये इन्होंने इसके बेसिस पे फॉर्मूला दिया है, ठीक है, कि वो अनसर्टेनिटी सिंपली हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर पोजीशन उसकी एकदम एक्यूरेट आई है तो उसकी वेलोसिटी एक्यूरेट नहीं आएगी, अगर वेलोसिटी एक्यूरेट आई है तो पोजीशन एक्यूरेट नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंपली ये है। अब मैं डी ब्रोगली और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन करा देता हूँ, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस और थोड़ा सा एलिब्रेट करके ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप, ठीक है, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल करते हैं सबसे पहले। तो एग्जांपल आपका उसी के आगे जो डी ब्रोगली वाली इक्वेशन है उसी के आगे एग्जांपल है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास एक बॉल है जिसका मास कितना है 0.1 kg, है ना, और वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, यही है। अब आपको इससे वेवलेंथ निकालना है, तो सबसे पहले ना बेसिक सी चीज ये याद रखो, हमेशा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है जो सॉल्व करना न्यूमेरिकल वाला साइंस में, तो आप सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिखो और क्या निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क करो, इससे आपको आइडिया आएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें इसी फॉर्मूले में आती है, ठीक है। अब ये पता चल गया, अब हमें वेवलेंथ निकालना है, ये मुझे पता है 6.26 10⁻⁻34 होता है, ठीक है, जूल्स पर सेकेंड। अब मास आपका क्या कहते हैं 0.1 है और ये 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से ये 10 करा तो ये 10 कट गया, आंसर यही आ गया, ठीक है, मीटर में, पता है ना क्यों, वेवलेंथ है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, पहला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान था, बहुत इजी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, अगले क्वेश्चन में आपको मास गिवन है 9.1 10⁻31 kg, और आपको क्या गिवन है भाई, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, कितना है आपका, क्या है 3 × 10⁻⁻25 जूल, ठीक है। अब आपको पूछा गया है वेवलेंथ बताओ, अब तो भाई कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। तो देखो सबसे पहली बात, तो यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद क्या बात हो रही है वेवलेंथ की। तो मुझे ये तो पता है कि वेवलेंथ की बात हो रही है, तो मुझे इतना आइडिया है कि ये ड्युअल नेचर है मैटर का, वही बात है, और वो वेवलेंथ वाली इक्वेशन मुझे डी ब्रोगली वाली याद है, h/mv, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, मेरे पास मास है, मेरे पास h है, मेरे पास v नहीं है। अब ये v ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो आएगा, है ना, तो वो कहीं ना कहीं से आने के लिए कुछ ना कुछ वो गिवन देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो इस काइनेटिक एनर्जी का पहले यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप समझे कि हमें जो निकालना है वेवलेंथ, मास गिवन है, तो इससे आइडिया लगा कि डी ब्रोगली इक्वेशन लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जब मास होता है और वेवलेंथ कैलकुलेट करना होता है तो डी ब्रोगली इक्वेशन ही लगती है, इतना कंफर्म है हमारे को। बस हमें ये पता करना है कि यार वेलोसिटी हमें नहीं दे रखी है, कहीं से तो आएगी, उसके लिए हमें ये दे रखा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 3 × 10⁻⁻25, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, मास नीचे आ जाएगा,
ठीक है। ये v स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट कर लो। अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ही आपको, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो देखो ये पावर तो ऐसे सॉल्व कर लो, 10 की पावर कितना आ जाएगा, ऊपर लेके जाओगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये 3 6 हो जाएगा और ये 9.1 हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर रूट के बाहर ऐसे कर लो अभी पहले, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से 6 इतना आ गया और 6/9.1 और ये बाहर करोगे तो ये इतना हो जाएगा अभी, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व करके कर लोगे तो ये आपका सॉल्व करा करा के आ जाएगा 0.812 10⁻³ वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी पता है आपको मीटर पर सेकंड होती है, तो आपका इधर से वेलोसिटी आ गया 8112 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी पता चल गई। अब ये सिंपल से इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। तो h आपका 6.626 10⁻⁻24 मास आपका 9.1 10⁻⁻31 और फिर वेलोसिटी आपने अभी निकाल ली, पुट करके आंसर निकाल लो। कितना आएगा बताओ बताओ कमेंट करके, कितना आ जाएगा 8967 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो सिंपली देखो पावर को थोड़ा कर लो सॉल्व। अब दिक्कत इसमें आ सकती है रूट वाले में, तो देखो कैलकुलेशन के लिए मैं वीडियो आगे बनाऊंगा जिसमें रूट का या मल्टीप्लिकेशन को कैसे थोड़ा आसानी से करते हैं, ठीक है। वो वीडियो मैं ऑब्वियसली आगे बनाऊंगा जो कि ऑब्वियसली आपको 9 10 11 12 या आगे भी कभी मैथ्स करोगे तो उसमें बहुत काम आएगी। मैं आगे वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी सिंपली मैं यहाँ पर इतना ही बता सकता हूँ आपको कि कैलकुलेशन कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, कि पावर हो गई शॉर्ट, अब सिर्फ इतना सॉल्व करना है। मैं इतना अभी फिलहाल बता सकता हूँ आपको, वो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो और बाकी बेसिक बता पाऊंगा कि कैसे क्या यूज करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पता है कि वेवलेंथ निकालना और मास की वैल्यू, तो डी ब्रोगली इक्वेशन लगेगी भाई, ठीक है। इससे मुझे पता चल गया। मगर काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है भाई, 10th 9th में पढ़ा है आपने, इतना इंपॉर्टेंट पता ही होगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। वेवलेंथ आपको 3.6 आर्मस्ट्रांग दे रखा है। अगर मैं इसको मीटर में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आपको देखो सिंपली इस फोटोन का क्या मास निकालना है। आपको ये बता चुका है कि भाई जो आप फोटोन में यूज करते हो लैम्डा इक्वल टू h/mv, वही इलेक्ट्रॉन में यूज करोगे। तो ये चीज आपको आगे के लिए याद रख लो कि आप इलेक्ट्रॉन में यूज करो या सिंपली कोई एक सिंपली कह लो फोटोन में मैटर में भी यूज करो, तो आप ये फॉर्मूला यूज दोनों में कर सकते हो, जो कि आपका लैम्डा इक्वल टू h/mv है, जिसे हम डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। अब ये लैम्डा आपको 3.6 10⁻⁻10 दे रखा है, 6.626 10⁻⁻34 मास आपको दे रखा है, ठीक है 31, और वेलोसिटी आपको सॉरी मास निकालना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ना, मैंने इलेक्ट्रॉन को सॉरी मास। और वेलोसिटी आपकी फोटोन की क्या होगी, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। कोई दिक्कत, क्योंकि फोटोन है तो भाई फोटोन ऑब्वियसली लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट यूज करेंगे। अब ऑब्वियसली इसको मास को इधर ले आओ, तो ये 6.626 10⁻⁻34, फिर ये 3.6 10⁻⁻10 और 3 × 10 की पावर 8। अब ऑब्वियसली पावर को थोड़ा सॉल्व करना सीखो आप। अब ये 3.6 को इससे 3 से इंटू करना भी आसान है तो इसको मैं कर लेता हूँ, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये 10 की पावर -2 आ जाएगा और ये 10⁻⁻34, तो ये 6.626 इंटू ये पावर ऊपर ले जाओगे तो 10⁻32 होगा, कोई प्रॉब्लम। ये माइनस का ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा /32। अब बचा ये 10.8, ठीक है। अब ये 10.8 को इससे डिवाइड कर लो भाई, मतलब 108 को इससे डिवाइड कर लो, 0.1 हटा के, आंसर आपका जो है वो 6 समथिंग कुछ आएगा, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो इससे आप पहले पावर का सॉल्व कर लो, एक्सपोनेंट है बहुत आसान है करना। फिर उसके बाद एंड में जो बचता है डिवाइड करने का उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, उस पर ही टाइम जाएगा, बाकी इस पे कुछ नहीं जाएगा। तो ठीक है, तो ऑब्वियसली ये सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ही, इसीलिए आप इसको कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है अनसर्टेनिटी वाले में,
इस अनसर्टेनिटी वाले में आपको मैंने क्या बताया था, सिंपली अगर आपका पोजीशन सर्टेन है, एक्यूरेट है, तो आपका वेलोसिटी अनसर्टेन आएगा। ठीक है, अगर आपका वेलोसिटी एक्यूरेट है तो आपका क्या अनसर्टेन आएगा, ऑब्वियसली पोजीशन। तो सिंपली आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पोजीशन किसकी दे रखी थी, इलेक्ट्रॉन की इन फोटोन। वो पोजीशन आपको एक्यूरेट दे रखा था 0.1 के बीच में ही आपको निकालना है। आपको ये पता है 0.1 10⁻⁻10 मीटर में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी ऑब्वियसली कैलकुलेट करनी है कि वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, और आपको मास पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻31 kg में होता है। आप सिंपल फॉर्मूला यूज करो, ये वाला डेल ये, और फिर यहाँ पर डेल क्या आ जाएगा, क्या था यहाँ पर, v इक्वल टू एच अपॉन में 4πm। ठीक है, सिंपली आपको कैसे पता चलेगा, देखो सिंपली आपको क्या बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन है एक छोटे से प्लेस पे, तो ऑब्वियसली वो छोटे से प्लेस पे पोजीशन है, पोजीशन बोल रहा है, और साफ साफ इसमें बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी निकालो वेलोसिटी में, तो तभी आपको पता चल जाएगा कि ये हाइजेनबर्ग वाला है। ठीक है, और डी ब्रोगली वाला कब है तो पता चल ही जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब सिंपली देखो यहाँ पर 0.1 10⁻⁻10 रखो, डेल वी निकालना है, एच आपको पता है। ठीक है, अब ये आपको 4 पता है, 3.14 पता आपको पाई होता है, मास आपको पता है, सबकी वैल्यू बस आपको रखते जानी है। अब आपको पता है डेल वी निकालना है तो यही रहने दो। ठीक है, क्या करोगे 6.62 10⁻⁻34, सारी वैल्यू देखो ऐसे लिख दो, 4 इंटू 3.1 इंटू 9.1, कोई भी नंबर लिखो ना तो मतलब सिंपली देखो 0.1 और पावर को एक साथ लिख लो थोड़ा, जैसे 31 आया, फिर यहाँ से 10 की पावर -10 आया, कोई प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टीप्लाई में पावर एक साथ लिख लो। अब इससे क्या होगा कि आप पावर एक साथ सॉल्व कर लोगे, नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। 6.626 10⁻⁻34, अब इसको देखो -31 -10 मल्टीप्लाई पावर 8 -41 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना देखो कितना आसान है, ये 3.14 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से। ठीक है, तो कितना आएगा 16, फिर ये 5 और फिर ये 12, तो ये आ गया 12.56। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 9.1 से, तो कितना आएगा 6 5 2 1, फिर ये 5 मतलब 9 6 54, 5 कैरी हो गया, फिर ये 45 5 5 आ गया, फिर 18 18 5 कितने होते हैं भाई 23, फिर 2, फिर ये 9 2 11। ठीक है, 6 9 2 4 1 1, तो ये आ गया आपका 114296, और इतना आ गया पॉइंट देखो 2 और ये 3 1 2 3, और ऑब्वियसली ये 0.1 से भी करोगे तो एक और पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो आएगा कितना 11.4296। अब इसको डिवाइड कर लो तो आएगा 0.579। ठीक है, इंटू 10⁻⁻, यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये आपका इतना मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। ठीक है, सिंपली आपको देखो पावर को सॉल्व कर लो, मतलब एक साथ रख लो तो सॉल्व हो जाएगा अच्छे से, आसानी से, एक्सपोनेंट ये, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना आसान है, एंड में बस प्रॉब्लम सिर्फ डिवाइड में आएगी क्योंकि मल्टीप्लाई ज्यादा है नहीं, इतना आसान सा मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब बात रही कि ये इसमें सिंपली एक चीज निकालनी होती है, तो एक चीज को ऑब्वियसली बाकी सबको एक साथ भेज दो, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है मगर इससे ये होगा कि आपका टाइम बहुत सारा बचेगा। आप बहुत लोग ऐसे करते हो, सिंपली लिख लेते हो एक एक करके, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये करोगे, इसी में 10 मिनट खर्च कर दोगे तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइम बचाना है तो फास्ट करने के लिए इजी करना होगा, सिंपल करना होगा, दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता है जो, वो ऑब्वियसली मैथ्स में हमेशा इजी होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसी तरीके से देखो कि हमने सेपरेट कर दिया पावर को और फिर इसको फिर एक साथ करते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो भाई अगले क्वेश्चन था एक टेनिस बॉल थी जिसका मास हमें दे रखा था। ठीक है, मास कितना दे रखा था 40 kg, है ना, और क्या दे रखा था, सॉरी 40 kg नहीं 40 ग्राम, और हमें वेलोसिटी दे रखी थी 45 मीटर पर सेकेंड।
और इसके साथ एक्यूरेसी कितनी दे रखी थी, एक्यूरेसी 2%। अब इसका क्या मतलब भाई, अब ये कहां से क्या आ गया, ठीक है। सिंपली पिछले क्वेश्चन में तो सीधा सीधा बोला था पोजीशन की एक्यूरेसी पूरी है 0.1 पे, अब ये एक्स्ट्रा क्या दे दिया। अब हमें सिंपली इसमें पोजीशन की बतानी थी, अनसर्टेनिटी कि कितना पोजीशन का क्या लेना देना है इसमें। तो ऑब्वियसली देखो, जो ये आपकी वेलोसिटी है 45 मीटर पर सेकेंड, अब ऑब्वियसली आप इसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करोगे कि ये 45 में कितना एक्यूरेट है। सिंपली ये इस तरीके से समझो कि आपने 45 टेनिस बॉल फेंकी, ठीक है, अभी वेलोसिटी छोड़ दो, उसमें से सिर्फ 2 ही बॉल जो है आपकी एक्यूरेट निशाने पे लगी जहां आप थ्रो कर रहे थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको एक्यूरेट वाली चीज चाहिए, तो 45 की एक्यूरेसी देखेंगे तो क्या करोगे, 45 का 2% कैलकुलेट करोगे, तो 2% कैलकुलेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आपने परसेंटेज से मल्टीप्लाई करा तो ये आपका 1/50 आया, फिर इसको डिवाइड करोगे तो 9/10, तो ये 0.9 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका डेल वी। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि इससे ये भी आपके दिमाग में घुसा कि आपका जो डेल वी है या डेल एक्स है तो काफी छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी किसी की जो भी देखी जाएगी वो काफी कम में होगी, और सिंपली तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, ठीक है। तो समझ रहे हो मेरी बात, ये हाइसेनबर्ग ने क्या फॉर्मूला क्यों दिया था और रदरफोर्ड का क्या ड्रॉबैक था, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, डेल वी इंटू डेल एक्स इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई एम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेल एक्स निकालना था, एच आपको ये दे रखा था, ठीक है। फिर ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर v कितना था आपका 0.9 और 4 इंटू 3.14, फिर ये आपका मास आपका 40 ग्राम में, तो इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.46 10 की पावर 33, ये आपका आ गया डेल एक्स की पोजीशन। देख रहे हो कितने कम में है, मतलब कि जो भी आपका पोजीशन और वेलोसिटी आप देख रहे हो मेजर करने में कि कितनी कम आ रही है, ठीक है, इससे ये पता चल रहा है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, जो भी मैंने आपको बताया कि अनसर्टेनिटी क्या है और डी ब्रोगली क्या है, ठीक है। अब सिंपली आप क्वेश्चन जान चुके हो तो इसका एक सिग्निफिकेंस भी जान लो कि इसका सिंपली क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो देखो भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा जो अनसर्टेनिटी में हमने पढ़ा और उसके बेस पे जो क्वेश्चन करा। तो देखो सिंपली क्या है कि इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ एंड और या कह लो ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सिमिलर पार्टिकल्स, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं इसी टाइप के, ठीक है। क्यों कि सिंपली देखो, अगर हमें किसी भी चीज की या कह लो बॉडी की सिंपली कहूं, तो अगर पता लगाना है कि उसकी ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, जैसे आपने मोशन अपने चैप्टर 2 में अभी मोशन 2D वाला करा होगा और ट्रेजेक्टरी वाला करा होगा मोशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो उसमें आपने सिंपली क्या देखा कि बॉल आप थ्रो करते हो, बॉल थ्रो करके आप उसकी जो क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी वो कैलकुलेट करना सीख गए होंगे, ठीक है, कि क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी पता है। तो आपको क्या चाहिए होता है, सिंपली चाहिए होता है आपका उसका क्या पोजीशन है, क्या उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसकी ट्रेजेक्टरी बता सकते हो। दो चीज चाहिए, एक तो वेलोसिटी और एक उसका पोजीशन, ठीक है। वो चीज चाहिए होती है कि किस पोजीशन पे था और किस वेलोसिटी से गया, तभी तो आप पता कर पाओगे ना कि देखो पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ है, अब इस पोजीशन से ये यहाँ गया, किस वेलोसिटी से गया उसी पर डिपेंड करेगा ना कि भाई इसकी क्या पाथ है, क्या ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। तो सिंपली अनसर्टेनिटी में ये तो क्या होता है, अगर मास आपका सर्टेन है तो आपका वेलोसिटी अनसर्टेन हो जाता है, एक चीज रहती है तो एक चीज ऑब्वियसली नहीं रहती है। तो इसीलिए ये जो ये आपका सिंपली जो बड़े एटॉमिकल पार्टिकल्स में लगता है, जो पार्टिकल्स में मतलब इलेक्ट्रॉन्स में नहीं लग पाता है, जो बॉडी में फिजिक्स में आप पढ़ते हो, सिंपली कोई भी बड़ी चीज होती है जो, ठीक है, जिसमें आपका ट्रेजेक्टरी फॉलो होता है, जिसमें मास और वेलोसिटी आता है, इलेक्ट्रॉन के तौर पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपका ये ट्रेजेक्टरी वाली चीज फॉलो नहीं हो पाती है, इसलिए कह रहा है इट रूल्स आउट कि
ऐसा कुछ होता है कि पाथ हम पता कर पाते हैं, हम पाथ नहीं पता कर पाते हैं, क्योंकि सिंपली कहूं तो अगर सिंपली इसमें क्या है, पोजीशन आपकी बहुत छोटी आती है, बहुत ही छोटी, स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, और आपकी वेलोसिटी उस हिसाब से वेरी हाई, सिंपली कहूं तो, ठीक है। तो ऐसा सिंपली कहूँ फिजिक्स के हिसाब से, क्लासिकल फिजिक्स जो ऑब्वियसली बड़े बॉडी पे लगती है, बहुत ही, ये कह लो कि अभी तक उसको समझा नहीं पाएंगे कि भाई ऐसा कुछ होता है कि भाई इतनी छोटी सी पोजीशन पे इतनी तगड़ी स्पीड दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक। अब अगली चीज कहूँ तो जैसे इट्स सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक, जो कि मिलीग्राम्स में साइज में होते हैं, ठीक है, जो कि मैं ऊपर ही समझा चुका हूँ। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि तो बहुत ही छोटे पार्टिकल पे ये अप्लाई होता है, जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और इन सब चीजों पे जो इसी लाइक के ही टाइप के आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि इनकी अनसर्टिनिटी बनी रहती है, ठीक है, इसीलिए ना इसका ट्रेजेक्टरी पता कर पाते हैं और ना ही मतलब आगे चीजें जो भी हमने बताई, ठीक है, इसलिए इतना अनसर्टेन है, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो आपने हाइजेनबर्ग वाला पढ़ लिया अनसर्टेनिटी, और आपने और चीज क्या पढ़ी उससे पहले, डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें आपने डी ब्रोगली का इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। तो सिंपली फेलियर उन्होंने ही एक्सप्लेन किया, इसलिए पहले मैंने वो आपको दो चीज बताई, ठीक है। पहले आपको मैंने ड्रॉबैक बताया, फिर मैंने आपको वो दो चीज बताई, जो कि आपका क्या था, डुअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग। अब आपको वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका फेलियर एक्सप्लेन कैसे हुआ। सिंपली देखो क्या है, बोर रिगार्डेड क्या, इलेक्ट्रॉन को एज अ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने चार्ज पार्टिकल कहा, जो कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते थे इलेक्ट्रॉन, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस, ये चीज उन्होंने कही। अब देखो ये सर्कुलर जो ऑर्बिट था, ये एक फिक्स्ड पाथ था, ठीक है। दैट मींस कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो किसी भी उसमें रिवॉल्व कर रहा था उसका फिक्स्ड है, और वो फिक्स्ड कब होगा, फिक्स्ड कब होगा, अभी आपने पढ़ा ना, जब उसकी आपकी पोजीशन और वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी वो क्या होगी, आपकी सेम होगी, वो क्या होगी, सॉरी सेम नहीं, वो एकदम एक्यूरेट होगी, एक ही टाइम पे, साइमल्टेनियसली कहूं तो एक ही टाइम पे, ठीक है। जो कि आप हाइजेनबर्ग में आपने पढ़ा कि एक ही टाइम पे दोनों चीज एक्यूरेट नहीं आती है इलेक्ट्रॉन के केस में, ठीक है। तो ये हाइजेनबर्ग की थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, इसने वेव कैरेक्टर को नहीं बताया, बोर ने कि वेव कैरेक्टर भी शो करता है ये, ठीक है, वो ये नहीं बताया बोर ने। तो ये दो चीजें थी जिससे कि आपको मतलब कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है एक तरह से कि इलेक्ट्रॉन वेव कैरेक्टर भी उसके अंदर होता है, आपको पता ये चल गया होगा कैसे। दूसरी चीज की ऑर्बिट क्लियरली डिफाइंड पाथ है, तो भाई उसकी पोजीशन और वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की होगी वो भी एकदम फिक्स्ड होगी, ठीक है, वो भी एकदम एक्यूरेट होगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जो कि ऐसा नहीं होता है हाइजेनबर्ग के हिसाब से चले तो। इसीलिए ये जो बोर का है मॉडल जो है थोड़ा सा फेलियर हुआ एंड मोमेंट पे, थोड़ा सा जो भी पार्ट था उसको क्वांटम मैकेनिक्स ने ठीक करा। अब वो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है वो अगली वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। यही तक था आपका बोर की कहानी, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, पहुंचाएं अपने जितने भी स्टूडेंट्स, दोस्त जितने भी हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टू टू।